गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा हम लोगों ने कल फोटोसिंथेसिस में एक तो जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट की बात कर ली थी और शायद सब कुछ लिख लिया था ना? है बेटा, लिख लिया था? एक मिनट रुको। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं ये कह रहा हूं कि मान लो दोनों रिएक्शन है तुम्हारे सामने, ठीक है? अब बेटा क्या होता है कि पेपर में क्वेश्चन आया, कोई भी रिएक्शन बेसिक क्वेश्चन आ गया, तो कई बार क्या होता है कि मान लो फर्स्ट रिएक्शन आ गई, सेकंड रिएक्शन नहीं आया ऑप्शन में, या ऑप्शन में सेकंड रिएक्शन आ गई, फर्स्ट नहीं आया। तो उसलिए जरूरी है समझना दोनों ही सही है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, पहली वाली जो है वो ज्यादा सही है, ठीक है, क्योंकि उसमें सब कुछ बता रखा है कि 12 वाटर के मॉलिक्यूल एंटर करेंगे और 6 बाहर रिमूव हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये अब क्या होता, मैंने मान लो सेकेंड ही लिखा था, क्योंकि ऑक्सीकरण किसका और ऑप्शन ऐसे बता दें, तो फिर क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि पेपर में फर्स्ट वाली आ गई, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए दोनों याद रख लो। दोनों में क्या दिक्कत है, बस वाटर ही तो हटाना है तो एक ही रिएक्शन, ठीक है? चलो, अब आ जाओ मेरी बात। लेकिन अगर बेटर कहूंगा तो कौन सी होगी, फर्स्ट होगी सेकंड होगी वाजिद? बेटर कौन सी को मानोगे? फर्स्ट को, बस शाबाश, वेरी गुड। डायग्राम में नेम, इसमें क्या लिखना है? कुछ भी तो नहीं लिखना, बस ये लिखना है, एक तो मोमबत्ती बुझ जाती है, और यहाँ पर लिखना है, और सॉरी यहाँ लिखना है मोमबत्ती बुझ जाती है और चूहा मर जाता है। यहाँ पर लिखना है मोमबत्ती जलती रहती है और चूहा भी जलता रहता है, मतलब चूहा जिंदा रहता है, बस ये लिखना है। ठीक है देवेंद्र? बाकी थ्योरी लिख ली थी ना अपन ने? पूरी थ्योरी लिख ली थी, देखो एक बार। चलो, अब मैं जो एक्सपेरिमेंट आगे बता रहा था वो बता रहा था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉन इंजन हॉज, जॉन भी बोलते हैं, जैन इंजन हॉज भी बोलते हैं। उन्होंने यही प्रयोग जो है ना, एंजिल में क्या नाम है, प्रिस्टले का ये प्रयोग है ना, इसी प्रयोग को प्रकाश में भी किया और अंधकार में भी किया। मेरी बात सुनना, उन्होंने इसी सेटअप का इस्तेमाल किया, प्रिस्टले के सेट। हाँ, नीचे के दोनों सेम ही है ना। इसमें ये बता रहा है कि पहले क्या था बाद में क्या था, यहां भी पहले क्या था बाद में क्या था, दो एक्सपेरिमेंट हो गए ना बेटा। आई बात समझे? इसमें चूहा मर गया थोड़ी देर बाद में और मोमबत्ती बुझ गई, इसमें चूहा भी नहीं मरा, मोमबत्ती भी नहीं बुझी। एरो दे रखा है ना, देखो एरो। हाँ, तो मैं लिखाता हूं, अगला जो है,
अच्छा, पेज डाउन, ठीक है। अब इसमें पहली चीज ध्यान रखना है कि इन्होंने प्रिस्टले का जो सेटअप जो है, या प्रिस्टले के सेटअप के समान ही एक सेटअप तैयार किया, और जिसको उन्होंने अंधकार और प्रकाश दोनों में ही रखा था। एक और चीज मैंने बताई थी, शायद आप लोगों को याद होगा, कि उन्होंने प्रिस्टले द्वारा निर्मित सेटअप को एक बार अंधकार एक प्रकाश में रखा, और क्या प्रूफ करके बताया, बताओ उससे निष्कर्ष क्या निकला। अगर मान लो प्रकाश में रखा तो यही सेटअप प्रयोग होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ। अगर ये प्रयोग प्रकाश में रखा तो हुआ, और अंधकार में रखा तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या निकला? वेरी गुड, उत्कर्ष ने सही जवाब दिया है। इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया जो है, या पौधों के लिए प्रकाश आवश्यक होता है। दोनों बातें एक ही है। हाँ, वो और दूसरा प्रयोग है बेटा, हाइड्रिला वाला दूसरा प्रयोग है, वो भी तो बता रहा हूँ। रुको तो सही, एक मिनट लिख दे रहा हूँ ना, कि पौधे जो होते हैं उनमें सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यकता, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं पहला पॉइंट लिख दे रहा हूं, ये करके इन्होंने डिस्टिले के सेटअप को से लिख देता हूं, प्रकाश व अंधकार में किया। निष्कर्ष क्या निकला? सीधी सी बात है, निष्कर्ष ये निकला होगा कि अंधकार में तो नहीं हुआ होगा। तो निष्कर्ष उन्होंने निकाला, पौधों में इस प्रक्रिया हेतु जो प्रिस्टले ने किया, प्रकाश आवश्यक है। एक एक्सपेरिमेंट तो ये बताया था मैंने, एक दूसरा और बताया था। उन्होंने एक हाइड्रिला नामक पादप या एक जलीय पादप लिया। एनसीईआरटी में केवल जलीय पादप लिया है, तो मैं वो डायग्राम बना दे रहा हूं। मान लो एक बर्तन के अंदर उन्होंने क्या लिया बेटा? जलीय पादप ले लिया। जलीय पादप की जो जड़ें होती है वो पानी में ही रहती हैं, इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसने क्या पाया, ध्यान दे। रुको रुको, पेन गिर जाता भी। अब उन्होंने क्या पाया कि जो हरे भाग जहां भी थे, जहां जहां हरे पार्ट थे, वहां के आसपास वायु के, एक मिनट रुको दूसरे कलर में बनाता हूं, वायु के बुलबुले इकट्ठे हो गए। केवल समझाने के लिए बनाया, बाकी समझना। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, ये वायु के बुलबुले इकट्ठे हो गए। ये कौन है? जलीय पादप। सूर्य के प्रकाश में रखा है इसको। ठीक है,
यानी इस प्रयोग को अगर अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, एक जलीय पादप जैसे हाइड्रिला कहाँ रखा, सूर्य के तीव्र प्रकाश में रखा, प्रकाश में लिख देता हूं, क्या निष्कर्ष, क्या देखा, परिणाम क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, कि जो पौधा है उसके जो हरे भाग हैं उनके चारों ओर वायु के बुलबुले एकत्रित हो जाते हैं, और ये जो बुलबुले जो दिखाई देते हैं बेटा, ठीक है, वे अन्य भागों में नहीं दिखाई देते, यानी अंधकार में भी नहीं दिखाई देते, ठीक है। पौधे के हरे भागों के आसपास वायु के बुलबुले एकत्रित हो जाते हैं, तथा ये बुलबुले अंधकार में नहीं बनते हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे बताओ निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, कौन, इसने क्या निष्कर्ष निकाला होगा, अपन तो क्या निकाले, उन्होंने क्या निकाला, बोलो। बताइए। यहाँ पर दो केस हैं बेटा, दो केस हैं दोनों के बारे में। हाँ, एक तो चीज ये बता दी कि भाई हाँ ऑटो तो निकलती है, लेकिन ये लाइन जो है ना उनकी समझना कि उनकी लाइन ये थी कि पौधे के केवल हरे भाग जो होते हैं ना, वे ही प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन निकालते हैं। हाँ, हाँ ये लाइन ठीक है, बिल्कुल। केवल पौधे के हरे भाग ही क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। अभी तक प्रकाश संश्लेषण की पूरी डिस्कवरी नहीं हुई थी, धीरे धीरे बातें पता चल रही है ना भाई। जो प्रिस्टले हैं उन्होंने तो ये बताया कि भाई पौधे जो होते हैं वो उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिसे कोई जंतु या मोमबत्ती कम कर देती है। फिर इंजन हॉर्न ने इसको पहले अंधेरे प्रकाश में रखा, फिर ये काम किया, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब यहाँ सामने आ रहा है कि जब हरे भाग हैं उन्हीं के आसपास वायु का बुलबुला है, यानी ऑक्सीजन है, और लाइट काम में आ रही है। तो इसका मतलब उन्होंने इतनी सी लाइन बोली, ध्यान रखना, कि उन्होंने ये बोला कि केवल पौधे के जो हरे भाग होते हैं वे ही क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है ना, ये चीजें, मतलब कुल मिलाकर दोनों बातें याद रखनी है। अगर किसने कहा प्रकाश आवश्यक है तो भी इंजन हौज में हरे भागों का होना आवश्यक है, वो भी इंजन, उनको ये नहीं पता था हरा भाग है क्या या हरे भाग में और क्या चीज है, वो नहीं पता चला, बस जो बातें उनको दिखी वो निकाली ना। तो केवल निष्कर्ष, केवल पौधे के हरे भाग ही प्रकाश की उपस्थिति में O2 छोड़ते हैं कहो या O2 विमुक्त करते हैं।
डन, ये भी याद हो गया होगा आपको। ये जिस तरीके से लिखा रहा हूं ना ऐसे याद रख लो, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। एनसीईआरटी में तो बहुत आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ पता ही नहीं चलता कहां से शुरू हो रहा कहां से खत्म। तो एक आप ना वेरी मोस्ट लाइन लिख लीजिए, इंजन हौज का अगर की संकल्पना क्या हुई। इंजन हौज की संकल्पना क्या होगी कि सूर्य का प्रकाश व हरे भागों का होना, इससे पूरी कहानी ये निकल रही है। तो आप एक वेरी मोस्ट लिख दीजिएगा। जैसे प्रिस्टले की संकल्पना थी ना, वैसे इंजन हौज की भी तो संकल्पना मिलेगी कि सूर्य का प्रकाश व हरे भागों का होना आवश्यक है। किस काम के लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है। हरे भागों से मतलब क्लोरोफिल है ना। चलो डन हो जाए तो बता दीजिएगा। चलो अब आ जाते हैं अगला, जिसका नाम है जूलियस वान साक्स। याद आया क्या इसका नाम? जूलियस वान साक्स। बताओ क्या किया था? वेरी गुड। ये क्वेश्चन आया था ना, शायद कोई बता रहा था। क्या क्वेश्चन आया था टेस्ट में? हाइड्रोपोनिक्स का क्या आया था? वैज्ञानिक का नाम आया था या फिर विधि से कोई रिलेटेड? अच्छा, डेफिनेशन। बेटा ये जो जूलियस वॉन साक्स है ना, हाँ 1860 में, उन्होंने दो बातें बताई थी, पहले सुनिएगा। उन्होंने पहले ये बात बताई कि पौधे जो होते हैं ना, जब ग्रोथ करते हैं ना, तो उनमें ग्लूकोज बनता है। ठीक है, मतलब उन्होंने ये एविडेंस प्रोवाइड किया कि ग्लूकोज बनता है। मेरी बात को सुनना, उन्होंने ग्लूकोज के उत्पादन का प्रमाण प्रस्तुत किया। ठीक है, और ये भी बताया कि ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। मेरी बात याद रहेगी क्या? अगर पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस बात का प्रमाण प्रस्तुत किया कि पौधों में वृद्धि के दौरान ग्लूकोज बनता है जो कि स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। याद रहेगी बात? दूसरा एक और बात बताई, अभी तक इंजन हॉज ने यह बात तो बोल दी थी कि हरे भागों का होना आवश्यक है, समझ रहे हो? लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि पौधों के अंदर
कोई हरा पदार्थ होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल नाम बाद में पड़ गया होगा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि पौधों के अंदर कोई हरा पदार्थ होता है, ग्रीन सब्सटेंस होता है, जो कि विशेष प्रकार की बॉडीज में, स्पेसिफिक बॉडीज में, विशेष भागों में, जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, में पाया जाता है। दो बातें याद रखनी है बस, और एक दो बातें और हैं वो भी याद रखना है। बेटा एक बात बताओ आप लोग कि ग्लूकोज बनता किस रूप में, सॉरी ग्लूकोज का भोजन बनता किस रूप में होता है? ग्लूकोज मुझे बताओ, ये जल में घुलनशील होगा या अघुलनशील होगा? केमिकली ये रिएक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? वेरी गुड, शाबाश वाजिद। लेकिन अगर हम ये कहें कि पौधे के अंदर कोई ग्लूकोज है, अगर उसको कहीं और भेजना है, तो भेजने के लिए क्या जरूरी है कि उसको इनएक्टिव फॉर्म में बदला जाए, और वो इनएक्टिव फॉर्म कौन सी होगी? सुक्रोज। और सुक्रोज जो होगा वो जल में घुलनशील होगा, जल में घुलकर जाएगा, लेकिन क्या होगा, इनएक्टिव होगा। और जब वो सुक्रोज पौधे के किसी भाग में जाएगा, तो वहां पर उसको ऐसे रूप में बदला जाए जो इनएक्टिव भी हो और घुलता भी ना हो। स्टार्स तो तीन चीजें याद रखना है, मैं लिखा देता हूं, पहले मैं पूरी बात तो कर दूं एनसीईआरटी वाली, ठीक है। इन्होंने दो बातें बताई। पहली बात तो क्या बताई कि जब पौधा वृद्धि करता है, एक मिनट रुक जाओ, अब लिख दिया तो ग्लूकोज बनता है। इंग्लिश की एनसीईआरटी में ना इसी लैंग्वेज को दूसरी तरीके से लिखा हुआ है, यूं लिखा हुआ है, ही प्रोवाइडेड द एविडेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। हिंदी वालों ने इस तरीके से लिखा है, तो मैं उस चीज को ना उसी इंग्लिश की लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं ताकि आपको गलती ना हो। ग्लूकोज के उत्पादन का प्रमाण प्रस्तुत किया, ठीक है ना बेटा? तथा क्या बताया उन्होंने कि ग्लूकोज का, तथा यह बताया कि ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। एक तो ये वाली बात बताई, तो आपको ये याद रखना है कि किस वैज्ञानिक ने भाई एक तो ग्लूकोज के उत्पादन और उसके संग्रहण के बारे में बताया, वो यही थे, किस रूप में संग्रहित होता है। साथ में दूसरी बात भी मैंने कही, उनका जो मानना था या कहना था कि पौधों के अंदर हरा पदार्थ यानी क्लोरोफिल जो होता है, वह पौधों की कोशिकाओं के अंदर विशिष्ट कायों में, स्पेसिफिक बॉडी के भीतर पाया जाता है। हिंदी के एनसीईआरटी में भागों लिखा है, जबकि इंग्लिश में लिखा है स्पेसिफिक बॉडी, तो बॉडी का मतलब होता है काय, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, तो वही शब्द का इस्तेमाल करें। तो उनका कहना था पौधों में या पौधों की कोशिकाओं में हरा पदार्थ यानी कौन, क्लोरोफिल, विशेष या विशिष्ट कायों यानी स्पेसिफिक बॉडीज
कायो स्पेसिफिक बॉडी का मतलब हरित लवक, ठीक है, में उपस्थित होता है। तो ये भी बता दिया कि ये प्रोसेस कहां हो रहा है, मतलब ये भी बता दिया कि ये प्रोसेस कहां हो रहा है, ठीक है, हरित लवक के अंदर हो रहा है। चलिए, एक बात जो मैंने आपको बताई वो ध्यान रखना, 3 चीजें ध्यान रखनी है, की पॉइंट के तौर पे याद रखना है। हमारे पास 3 चीजें कौन है, ग्लूकोज है, और क्या है बेटा, सुक्रोज है, और कौन है, स्टार्च है। चलिए जल्दी बताते जाइए। पहली बात तो अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो केमिकली क्या होगा, रिएक्टिव, ठीक है, प्लस वाटर सोल्यूबल, समझ रहे हो ना, पानी में घुल जाता है। दूसरा सुक्रोज क्या होगा, केमिकली इनएक्टिव, घुल जरूर जाता है, और तीसरा स्टार्च केमिकली। तो बताओ ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, ये जो साक्स ने जो बात बोली कि स्टार्च के रूप में संग्रहित हो रहा है, तो इसका मतलब उस चीज को संग्रहित करना ज्यादा बेहतर होगा जो केमिकली भी क्या हो, इनएक्टिव हो, और पानी में भी क्या हो, ना घुलता हो। समझ रहे हो ना बात, तभी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो स्टोर कैसे होगा। आ गई क्या आवाज, पता नहीं अपने आप ही कैसे हो जाता है, ठीक है। चलो, तो साइंटिस्ट का नाम है टी डब्ल्यू एंजलमैन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने ना, इस पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण का पहला क्रिया स्पेक्ट्रम प्रस्तुत किया, एंजलमैन, ध्यान रख लो। तो पहला तो आपको ये जरूर याद रखना, वेरी मोस्ट है। अब तुम लोग सोच रहे हो क्रिया स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो चिंता क्यों कर रहे हो, पढ़ेंगे ना, सब समझ में आएगा। तो पहली बात तो जो वेरी मोस्ट है, उन्होंने प्रकाश संश्लेषण का
प्रथम क्रिया स्पेक्ट्रम। बेटा क्रिया स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि किस तरंग दैर्घ्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होगा। समझे बेटा? जैसे अपन बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण दृश्य प्रकाश में होता है, और आपको बताया होगा केमिस्ट्री में विबग्योर कहते हैं जिसको। तो इसमें भी नीले और लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है, याद है ना वो चीजें। उसमें भी लाल में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद नीले में होता है। लेकिन अवशोषण स्पेक्ट्रम जब चेक करते हैं तो सारी बातें आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। फिलहाल मैं यहाँ पर बताऊं नीले और लाल में सर्वाधिक होता है। बेटा मेरी बात सुन लेना, वाष्पोत्सर्जन नीले में ज्यादा होता है, नीले लाल में होता है लेकिन नीले में ज्यादा होता है। प्रकाश संश्लेषण भी नीले और लाल में होता है लेकिन लाल में ज्यादा होता है। दोनों को अलग रखो, एक मत मानो, ठीक है? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होगा तो नीला ऑप्शन भी है लाल भी है, तो आपको लाल को टिक करना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण बोल रहा हूं बेटा ना। चलिए, तो उन्होंने प्रकाश संश्लेषण का प्रथम क्रिया स्पेक्ट्रम प्रस्तुत किया। आप इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा इसको, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है? ये भूलना नहीं। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था नीले और लाल में। अब वो कैसे, वो अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे। अब प्रयोग पहले समझो। बेटा आप बुक पढ़ेंगे ना तो वहां तो थ्योरी मिलेगी, लेकिन हम अपन ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि थ्योरी कम हो जाए और याद पूरा हो जाए, ठीक है? उन्होंने क्या किया, आप जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, शायद फिजिक्स में, सॉरी, कि जब कोई सूर्य का प्रकाश हमारे पास में होता है तो हम उसको अगर प्रिज्म में से गुजारते हैं तो जो प्रिज्म जो होता है ना, वो उसको क्या करता है, अलग अलग तरंग दैर्घ्य के प्रकाश में बांट देता है। और इसको आप पढ़ते होंगे वर्ण विक्षेपण नाम से। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? जनरली वर्ण विक्षेपण की घटना होती है जो स्प्लिटिंग भी कहते हैं, हाँ वो तो है। अब उन्होंने क्या किया, सूर्य का प्रकाश है ना प्रिज्म में से गुजारा। विबग्योर तो होगा ही। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है प्रकाश का अलग अलग स्पेक्ट्रम में बट जाना, अलग अलग रंग में बट जाना। मैं प्रक्रिया का नाम पूछ रहा हूं बेटा। जैसे अपवर्तन परावर्तन होता है ना, वैसे वर्ण विक्षेपण भी होता है। अपवर्तन में तो प्रकाश जो होता है वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से हट जाता है ना? किसके अंदर? अपवर्तन में। परावर्तन में उसी माध्यम में लौट आता है। वर्ण विक्षेपण में क्या है, रंग जो होगा, जो भी दृश्य प्रकाश होगा वो अलग अलग रंगों में बट जाएगा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा आता है मुझे, है ना, पुरानी बातें हैं, है ना, पुराने ग्रंथ है ना। तो चलिए, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये थ्योरी में लिखी हुई लाइन है, अपन उसको अपनी सुविधा के लिए ऐसे लिख रहे हैं कि भाई याद हो जाए बस। वर्ण विक्षेपण क्या लिया बेटा, यहां पर अपन ने प्रिज्म लिया है। अब जब प्रिज्म में से गुजारोगे सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को, तो वो 7 अलग अलग रंगों में बट जाएगा, ठीक है? ध्यान देना, 7 अलग अलग रंगों में बट गया। और सबको पता है ये कौन से हैं, विबग्योर, बेनिआह, पीनाला। 1 2 3 4 यहाँ कर देते हैं, बेनिआह, पीना, ये ला, ठीक है? अब क्या किया, ध्यान देना, पहले मैं लिख दूं कौन कौन से। बट गया। क्या किया उन्होंने, प्रकाश जो है उसको वर्ण विक्षेपित कर दिया, स्प्लिटिंग कर दिया। आपकी शायद हिंदी की एनसीईआरटी में
क्या साइड में होता है? वो कैसा भी, वो चीजें थोड़ी करनी है बेटा, मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ानी, मुझे उतनी सी बात करनी है जो काम की है। साइड में होता है, बीच में होता है, इधर होता है, उधर होता है की बात ही नहीं है। बस सीधा सा उन्होंने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमिक घटकों में विभक्त कर दिया। प्रकाश का स्पेक्ट्रमिक घटकों में क्या कर देना? स्प्लिटिंग। बट जाना, ये लिख देता हूं। ठीक है, अब आगे का प्रयोग सुनो क्या किया। एक ना, जैसे कांच की स्लाइड ले ली, ठीक है, आप जरूरी नहीं है स्लाइड की जगह आप हो सकता है कि वो भी ले सकते हैं, कोई बर्तन भी ले सकते हैं, स्लाइड चलेगी। कांच की स्लाइड ले लें क्या? कांच की स्लाइड के ऊपर गिराया, लेकिन कांच की स्लाइड पे कुछ होना चाहिए ना बेटा, क्या है ध्यान देना। इस कांच के स्लाइड पर उन्होंने ना बैक्टीरिया डाल रखे थे। कौन से बैक्टीरिया, ध्यान रखना, वो है एरोबिक बैक्टीरिया, वायवीय जीवाणु डाल दिए थे। डाल दूं क्या आप लोग बोले तो? यहां पर उन्होंने वायवीय जीवाणु का निलंबन तैयार किया। वायवीय जीवाणुओं का निलंबन। सस्पेंशन, ठीक है। और उसके अंदर बीच में यहां पर डुबो दिया बेचारे को। कौन बेचारा था? क्लेडोफोरा को रख दिया। क्लेडोफोरा जानते हो? क्लेडोफोरा हरा शैवाल होता है, हरा तंतुल शैवाल होता है क्लेडोफोरा। याद करो, सरल शाखित में लिखाया था मैंने। इस क्लेडोफोरा शैवाल को भी यहां पर रख दिया। कौन सा शैवाल है ये? क्लेडोफोरा शैवाल। पूरा दिख रहा है बेटा? जो कि हरा शैवाल है, ठीक है। अब सूर्य के प्रकाश में रखा इन्होंने। मेरी बात समझना, सूर्य का प्रकाश गिरेगा, कौन सा गिर रहा है? बेनिया पिनाला। किस पर गिर रहा है बेटा? ये क्लेडोफोरा के ऊपर गिर रहा है। यानी इतनी सी लाइन में अगर बोलूं कि उन्होंने प्रिज्म की सहायता से वर्ण विक्षेपित जो सूर्य का प्रकाश है उसको एक वायवीय जीवाणु के निलंबन में रखे हुए, वायवीय जीवाणु के निलंबन में रखे हुए क्लेडोफोरा शैवाल पर आपतित किया। क्या ये प्रयोग समझ में आया अभी तक आप लोगों को? चलो अब एक बात ध्यान देना, कुछ घंटों बाद में उन्होंने क्या देखा? क्या देखा? जहां पर नीला प्रकाश गिर रहा है और जहां पर लाल प्रकाश गिर रहा है वहां पर आसपास में ये वायवीय जीवाणु ज्यादा इकट्ठे हो गए। समझ रहे हो? ये जो वायवीय जीवाणु जो दिख रहे हैं ना, ये ज्यादा कहाँ इकट्ठे हो गए? जहां पर लाल प्रकाश गिर रहा है और जहां पर नीला प्रकाश गिर रहा है, उस जगह इकट्ठे हो गए। ध्यान देना, डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? बना लेना, ध्यान रखना ये चीजें, क्योंकि थ्योरी वाली चीज को अपन समझ रहे हैं इस तरीके से। यानी कहने का मतलब, जिस जगह पर नीला और लाल प्रकाश गिर रहा है ना, वहां पर जो जीवाणु है एकत्रित हो गए हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया क्या? तो हम ये लिख सकते हैं, नीले व लाल
प्रकाश आपतित होने वाले स्थानों पर वायवीय जीवाणुओं का यानी एरोबिक बैक्टीरिया का क्या हो जाना, एकत्रित हो जाना। डन। अगर आप किसी सड़क पर जा रहे हो और कहीं बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रखी है, तो इसका मतलब सीधा सा या तो वहां लड़ाई हो झगड़ा हो रहा होगा, या फिर कोई ऐसी चीज मिल रही होगी जो और कहीं ना मिले। मान लो पताशी का ठेला ही है। समझ रहे हो? कोविड में आप लोगों ने देखा भी होगा, कई चीजें नहीं मिल रही थी तो परचूनी की जो दुकानें थी जो खुली थी उन पर भीड़ ही भीड़ हुआ करती थी। सीधी सी बात है, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर हरे शैवाल पर गिरा, तो प्रकाश तो पूरा गिर रहा है, बेनियापी नाला, लेकिन नीले और लाल के चारों तरफ ही ये नाला क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? तो हम जानते हैं ये वायवीय जीवाणु है। कौन है? वायवीय जीवाणु। और इनको चाहिए ऑक्सीजन। क्यों बेटा? यानी इन जगहों से क्या निकल रही है बेटा? ओटो निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। तो इससे क्या ब्लर, ब्लर क्या, रिजॉइन करूं क्या? अच्छा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, जब मैं इकोलॉजी पढ़ाऊंगा, ये जो दृश्य प्रकाश होता है ना, जो कि 7 रंगों में बटा होता है, इसको पार कहते हैं। पार, PAR। ये इकोलॉजी में भी इसका फुल फॉर्म लिखूंगा, इसी चैप्टर में भी लिखूंगा, पार। फोटो एक्टिव रेडिएशन। और इसकी तरंग दैर्घ्य अपन बायो में जो मानते हैं वो कितनी मानते हैं? 400 से 700 nm। बाकी पुरानी किताबें पढ़ोगे तो वहां हो सकता है 380 से 700, 700 लिखना है ना, 790 लिखना, 780 होती है, लेकिन अपन को ये याद रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बता दिया कि नीले और लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होते हैं। देखा? प्रथम क्रिया स्पेक्ट्रम। क्रिया स्पेक्ट्रम का मतलब वह तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जिसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। ठीक है? तो अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? या तो क्वेश्चन बनेगा कि एंजेलमैन ने किस शैवाल पर प्रयोग किया था? आप बोलोगे क्लेमाइडोमोना, सॉरी क्लेडोफोरा। या कहा जाए एंजेलमैन ने किस जीवाणु पर प्रयोग किया था? तो वायवीय जीवाणु। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण का प्रथम क्रिया स्पेक्ट्रम प्रस्तुत किया? तो एंजेलमैन। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण में O2 उत्पत्ति की के केंद्र को खोजा? O2 उत्पत्ति केंद्र का मतलब नीला और लाल प्रकाश। तो भी एंजेलमैन। ठीक है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एंजेलमैन ने प्रकाश संश्लेषण में O2 उत्पत्ति केंद्र की भी खोज की।
डन। प्रयोग भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो बनने होंगे सब बन जाएंगे, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। थ्योरी अपन ने इस तरीके से बता दी। तो एंजल मैन के बारे में, इसके बारे में एक बात और बाद में कराऊंगा, एक ग्राफ बनवाऊंगा इसी प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, क्रिया स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम का ग्राफ। लेकिन वो अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक अपन प्रकाश संश्लेषण के अंदर अच्छी तरह से घुस नहीं जाएंगे तब तक वो ग्राफ भी समझ में नहीं आएगा। फिलहाल इन्होंने एक दो बातें और भी कही थी कि भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है ना, जो क्लोरोफिल ए जो है ना प्रमुख वर्णक है, ये बात मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, अभी लिखवाने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है? क्योंकि उसके लिए मुझे ग्राफ बताना पड़ेगा, तुलना करानी पड़ेगी अवशोषण स्पेक्ट्रम वर्सेस क्रिया स्पेक्ट्रम। लेकिन आप चाहो तो ध्यान रख लेना, एंजलमैन ने ही क्लेडोफोरस शैवाल पर जब प्रयोग किया था तो ये बताया था कि क्लोरोफिल ए सबसे प्रमुख वर्णक है। ठीक है? तो इस पे अपन चर्चा जारी रखेंगे आगे। फिलहाल आगे सुनो। तो ये हो गया एंजलमैन का प्रयोग। अब एंजलमैन के प्रयोग में के बाद में एक नाम आता है वॉन नील का प्रयोग, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मील के पत्थर का काम कर रहा था। अभी तक क्या क्या चीजें खोज हो गई बेटा, कोई बताएगा? लोकेश, क्या क्या चीजों की खोज हो गई अभी तक के प्रयोगों में? आपको ये पता चल गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जिम्मेदार है या नहीं है? आपको यह भी पता चल गया कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश जिम्मेदार है? आपको अभी तक के प्रयोगों में यह भी पता चल गया कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। लेकिन बेटा और भी बातें, क्लोरोफिल के बारे में बहुत सारी बातें, ये भी पता चल गया कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। ये भी पता चल गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे भागों का होना जरूरी है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि ये जो ऑक्सीजन जो निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है? जल निकाल रहा है या CO2 निकाल रहा है? समझ रहे हो मेरी बात? वैसे तो आपको पता है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, जल से ऑक्सीजन निकलती है। लेकिन उस समय थोड़ी पता था। तो ऐसे में मील के पत्थर का काम किया वॉन नील नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है? तो मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, वॉन नील। इसको हिंदी में एक नाम है कार्नेलियस वॉन नील। ठीक है? वही लिख देता हूं पूरा। कौन से नंबर का था पता नहीं। अच्छा, ऐसे तो बहुत वैज्ञानिक है बेटा, लेकिन उनके बारे में अपन नहीं चर्चा कर सकते। हम उनकी चर्चा करेंगे जो एनसीईआरटी में ना, है ना बेटा? मॉड्यूल में पढ़ेंगे तो हो सकता है 5 7 10 ज्यादा ही मिल जाए। पुरानी किताबें जो चलती थी ना उसके बेस पर है। इन्होंने पहली चीज तो मैंने जो लाइन बोली वो भूलनी नहीं है कि उन्होंने प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए मील के पत्थर का काम किया। ठीक है? अब क्या किया वो देखते हैं। उन्होंने ना कुछ जीवाणु काम में लिए, खास तौर से जैसे नीले बैंगनी गंधक जीवाणु, बैंगनी व हरे गंधक जीवाणु, और दूसरे उन्होंने हरे पादप भी लिए। ठीक है? जैसे मैं कहूं वॉन नील ने क्या किया, पहले समझना प्रयोग। उन्होंने क्या किया, आप लोगों ने याद हो तो जब प्रकाश संश्लेषित जीवाणु पढ़ाए थे,
मील है, मील। मील का पत्थर नहीं समझते हो वाजिद? मील का पत्थर समझते हो? माइलस्टोन। नहीं नहीं ये तो वॉन नील है, ये मील है। ये वॉन नील है, ये मील है। न है यहाँ पर, न। यहाँ म है। वॉन नील है, न है। नानी वाला न है। तो उन्होंने देखो वॉन नील का जो प्रयोग था, है ना, है ना, उन्होंने दो चीजें उपयोग में ली। एक तो मान लो बैंगनी व हरे गंधक जीवाणु, बैंगनी व हरे गंधक जीवाणु। और दूसरा उन्होंने हरे पौधे। हरे पौधे के अलावा आप बीजीए भी ले सकते हो। अरे बेटा माइलस्टोन नहीं समझते हो क्या? कोई बहुत बड़ा काम होता है ना, उसको कहते हैं माइलस्टोन। अरे भावनाओं को समझो। कहते हैं ना, तुमने तो मील के पत्थर का काम किया, मतलब तुमने ऐसा काम किया है जिसको शायद अगर नहीं करते तो आगे काम नहीं होता है। ये शब्दावली है बेटा। ठीक है। अब उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि ये जो बैंगनी व हरे गंधक जीवाणु है ना, इनमें जल हाइड्रोजन दाता नहीं होता, बल्कि H2O हाइड्रोजन दाता होता है। याद है कि H2S मैंने बताया था, H2S हाइड्रोजन दाता होता है। इस पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। जबकि हरे पौधों के अंदर जल हाइड्रोजन दाता होता है। CO2 के अपचयन के लिए। पढ़ा चुका हूं ये बात। अब अगर H2S से CO2 को हाइड्रोजन, हाँ वेरी गुड, इसको नॉन ऑक्सीजेनिक कहते थे, इसको ऑक्सीजेनिक। याद तो है तुम लोगों को? तो इसमें H2S अगर हाइड्रोजन दाता है तो बताओ ऑक्सीजन निकलेगी क्या इनमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान? नहीं। इनमें या तो निकलेगा सल्फर या फिर निकलेगा सल्फेट, मुक्त होती है। जबकि इनमें जल हाइड्रोजन दाता है CO2 के अपचयन के लिए, तो ऑक्सीजन निकलती इनमें। और जैसा भी वाजिद ने बताया कि अगर मैं कहूं बैंगनी व हरे गंधक जीवाणु का इस्तेमाल अगर करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, तो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है। और ये अगर कहूंगा तो ऑक्सीजेनिक। इस पे क्वेश्चन आता है, आया हुआ है कि वॉन नील ने हरे पौधों के अलावा किन जीवाणुओं का इस्तेमाल किया? बैंगनी व हरे गंधक जीवाणुओं का इस्तेमाल किया। तो वॉन नील ने प्रयोग किए एक तो बैंगनी गंधक जीवाणु पर और हरे पौधों पर, और फिर तुलना करके बताई। अब उन्होंने एक कहानी निकाली। उनका मानना था चाहे ये वाला प्रकाश संश्लेषण हो चाहे ये वाला प्रकाश संश्लेषण हो, यहां भी प्रकाश ऊर्जा काम में आ रही है, यहां भी प्रकाश ऊर्जा काम में आ रही है। इन दोनों में ही कोई ना कोई एक पदार्थ है जो हाइड्रोजन दाता है, जो हाइड्रोजन दाता देता है। जो हाइड्रोजन दाता होता है वो ऑक्सीकारक है, आप चाहे कहे कुल मिलाकर उसका ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, यूं बोलना चाहिए। ऑक्सीकरणीय पदार्थ है या
क्या बोलेंगे, अपचयी पदार्थ है, ऐसे बोलूं। एक रिएक्शन लिखता हूं, पहले सुनो, इनकी रिएक्शन पहले लिख देता हूं। उन्होंने जो रिएक्शन लिखी वो बता दे रहा हूं। ये एक मूलानुपाती सूत्र मान सकते हो इसको आप। H2A प्लस CO2 ऑक्सीकरणीय बोल रहा हूं मैं। ऑक्सीकरणीय का मतलब हो गया जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीडेबल बोल रहा हूं मैं, है ना, वो शब्द बोल रहा हूं। वो मैं नहीं बोल रहा हूं केमिस्ट्री वाले अपचायक और ऑक्सीकारक, वो शब्द नहीं बोल रहा हूं। ऑक्सीकरणीय का मतलब यहां पर जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज नहीं है। मेरी बात को सुनना फिर बताना। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के बताऊंगा मैं आपको। कोई एक पदार्थ है जो CO2 को क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, और जब CO2 को हाइड्रोजन देगा तो वो पदार्थ विमुक्त हो जाएगा फ्री फॉर्म में। CO2 का अपचयन होगा, भोजन बन जाएगा। बेटा ग्लूकोज का जो अपन वो लिखते ना मूलानुपाती रूप, वो यही होगा। अब आप 6 कार्बन लगाओ चाहे 12 लगाओ, जो भी लगाना चाहो, ठीक है। और फिर यहां पर है जल। जैसे प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन देखो, तो यहां पर था क्या, जल था, CO2 था, ऑक्सीजन निकली, भोजन बना और जल वापस निकल गया। याद आया क्या वाजिद? उन्होंने एक रिएक्शन दी। अब इस रिएक्शन में ये कौन है, भोजन है, कार्बनिक भोजन। अब ये कौन है, ये इसको हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन दाता। एनसीईआरटी कह रही है हाइड्रोजन दाता जो पदार्थ है उसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप इसको ना ऑक्सीकरणीय पदार्थ बोलोगे, ऑक्सीडाइजेबल बोलोगे। वो मैं वो नहीं बोल रहा हूं जो तुम बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट है और पता है क्या क्या बोल रहे हो, वो चीज नहीं। ऑक्सीकरणीय पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब वॉन नील की लाइन सुनो, फिर बताना कि क्या ये लाइन समझ में आई। वॉन नील ये कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह प्रकाश निर्भर प्रक्रिया है। मेरी बात सुनना पूरी लाइन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक प्रकाश निर्भर प्रक्रिया है जिसमें एक उपयुक्त ऑक्सीकरणीय पदार्थ CO2 के अपचयन हेतु हाइड्रोजन दाता का कार्य करता है और कार्बोहाइड्रेट या भोजन बनता है। आई बात समझ में? उन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए, बैंगनी व हरे जीवाणु पर और सामान्य पादप पर भी किए, बीजे भी ले सकते हैं। और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जहां पौधों के अंदर जल हाइड्रोजन दाता यानी ऑक्सीकरणीय पदार्थ कौन हुआ, जल हो गया, ये H2A कौन हो गया, जल हो गया। जबकि बैंगनी व हरे जीवाणु में यह जो हाइड्रोजन दाता है ऑक्सीकरणीय पदार्थ कौन होगा, H2S या अन्य कोई पदार्थ हो सकता है। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना, एक लाइन लिख रहा हूं, एनसीईआरटी की ही लाइन है इस प्रयोग के लिए। मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा, इतनी बातें करी अपन ने। या ऊपर लिख दूं क्या बेटा, मुझे क्या निष्कर्ष नीचे लिखना है, ऊपर लिख देता हूं, है ना। इसका कौन कहते हैं ना, हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या लिखा था वो मैं बोल दे रहा हूं। क्या लिखा, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश निर्भर यानी लाइट डिपेंडेंट प्रक्रिया है जिसमें एक उपयुक्त ऑक्सीकरणीय यानी जो हाइड्रोजन दाता है, ऑक्सीकरणीय
पदार्थ CO2 के अपचयन हेतु हाइड्रोजन दाता का कार्य करता है। अटक गई क्या? क्या हुआ बेटा देवेंद्र? हाइड्रोजन दाता का कार्य करता है और क्या निकलता है बेटा? तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये कार्बोहाइड्रेट है ना, ये भोजन बनाता है। तो इस पूरी कहानी का जो इन्होंने प्रयोग किया ना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वॉन नील ने किस पर प्रयोग किया था, तो बैंगनी व हरे जीवाणुओं पर किया था, हरे गंधक जीवाणुओं पर किया था। पौध दोनों का कंपैरिजन किया था, लेकिन इसको जरूर याद रख लेना आप लोग। और इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला ध्यान रखना, हम तो हरे पौधों की बात करेंगे ना। निष्कर्ष ये निकला कि जो हरे पौधे जो हैं उनमें जो ऑक्सीजन जो है वह जल से प्राप्त होती है, न कि CO2 से। समझ में आया? इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला क्योंकि इस कहानी से पता चल रहा है कि ये हाइड्रोजन दाता जब CO2 को देगा तो ये जो उत्पाद बनेगा या तो ऑक्सीजन बनेगा या कोई अन्य पदार्थ। जल काम में आएगा तो ऑक्सीजन बनेगा, जल नहीं काम में आएगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जो हरे पौधे हैं उनमें ऑक्सीजन जो होती है वह जल से प्राप्त होती है, न कि CO2 से। ये निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष है हरे पौधों में, तभी तो बोल रहा हूं माइलस्टोन काम किया इसमें, मतलब बहुत बड़ा काम है। हरे पौधों में विमुक्त O2 जल से प्राप्त होती है, ना कि CO2 से। लेकिन कहते हैं ना एविडेंस कहाँ है? कुछ लोगों ने इनसे पूछा एविडेंस बताओ, प्रूफ करके बताओ, प्रैक्टिकली बताओ, ऐसे फालतू बातों से काम नहीं चलने वाला। तो फिर आए रूबेन और कॉमन। तो अगर आप लोगों का ये कार्यक्रम समझ में आ गया हो तो आगे चले। एक दो एक्सपेरिमेंट बचे हैं, एक ही बचा है वैसे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बाकी मैं बाद में करवाऊंगा जब बीच में, जैसे इसका क्लेडोफोरा शैवाल पर जो प्रयोग है ना इसका C3 चक्र वाला, वो बाद में बताऊंगा। एक ही बचा है बस लास्ट, ये कर लो तो फिर आगे चले। डन। चलो अब लास्ट है रूबेन तथा कॉमन। हालांकि इसके साथ में एक वैज्ञानिक और थे, हासिद भी थे। रूबेन, हासिद व कॉमन। ठीक है, मैं रूबेन और कॉमन ही लिखता हूं ज्यादातर क्योंकि इन्हीं का नाम बोलते हैं। एनसीईआरटी में इनका नाम नहीं लिखा है, बस इतना सा लिखा है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किसी वैज्ञानिक के नाम नहीं लिखा था, लेकिन अपन नाम भी लिखेंगे। ठीक है, रूबेन तथा कॉमन। इसका बहुत मोस्ट क्वेश्चन बनता है। वैज्ञानिक का नाम तो मुझे नहीं लग रहा आप पूछा जाएगा, लेकिन वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता था इस पे। लास्ट बता रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो उसको पकड़ने का काम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करता है, क्राइम ब्रांच वाला करता है और बोलता है रंगे हाथों पकड़ लिया। समझ रहे हो, रंगे हाथों पकड़ना। रंगे हाथों यहां भी पकड़ के बताता हूं, 2 मिनट लगेंगे। रूबेन और कॉमन ने क्या किया, एक पौधा है ना, पौधा जो कि गमले में लगा हुआ था, उस पौधे को ना जो पानी दिया वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप O18 का बनाकर दिया।
मतलब H2O पानी ऐसा दिया जिसमें ऑक्सीजन O18 थी, समझ में आई? क्या पिलाया इसको? O18 जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ना, इसका इस्तेमाल करके जल बनाया और जल बनाकर इसको दे, ले बेटा पी ले। अब पौधे ने जब प्रकाश संश्लेषण किया तो ऑक्सीजन निकली, उस ऑक्सीजन को कैप्चर किया, तरीकों से किया होगा जो भी उनका तरीका होगा, और उसकी जांच की, पता चला उसमें भी O18 था। रंगे हाथों पकड़ लिया, नहीं पकड़ लिया? आपने सुना होगा कहीं कोई, अगर मान लो आपका कोई गवर्नमेंट में सरकारी कार्यालय में कोई काम नहीं होता है तो वहां रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन रिश्वत कब तक दोगे? कई बार ऐसा होता है ना, थक गए हम तो रिश्वत दे दे के, तो आप जाते हो क्राइम ब्रांच वालों के पास, मेरे पास आते हो, मैंने कहा अच्छा पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं, हम आपको एक नोट देंगे, यानी नोटों का बंडल देंगे जिस पर केमिकल लगा होगा। जैसे ही उस बंदे के पास में वो नोट जाएंगे, आप देंगे, वो लोग वहां पहुंच जाएंगे, हम लोग वहां पहुंच जाएंगे, और उसके हाथों को, उसके कपड़ों को, यहाँ तक कि नोटों को, जो भी है, दूसरे केमिकल से क्या किया जाएगा? धुलवाया जाएगा, वहां निकलेगा गुलाबी रंग। समझने का मतलब रंगे हाथों पकड़ना, वही वाला काम यहाँ भी है। बात समझे? रंगे हाथों पकड़ना इसको बोलते हैं। मैंने बहुत जल्दी बताया कि मैं चाहता नहीं था कि इतना टाइम वेस्ट हो जाए फालतू में, प्रयोग हमें अपना करना है। तो बस ध्यान रखना, मैंने जो बोला वो याद रखना है। उन्होंने प्रयोग द्वारा, ध्यान रखना, रूबिन और कॉमन ने, इन्होंने प्रयोग द्वारा, मतलब ऐसे लिख देते हैं, उन्होंने ऑक्सीजन के समस्थानिक, ऐसे लिख देते हैं, उन्होंने ऑक्सीजन के समस्थानिक मुझे नहीं पता बेटा, है ना, बाहर से दिखते नहीं दिखते, जांच करनी पड़ती, मैं तो बता रहा हूं, है ना। इन्होंने ऑक्सीजन के समस्थानिक O18 का उपयोग कर जल बनाया तथा इसे किसी पादप पर उपयोग में लेने पर यह पाया कि प्रकाश संश्लेषण में विमुक्त O2 जल से प्राप्त होती है। यानी इसका अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इतना पूछ सकते हैं, हालांकि वैज्ञानिक का नाम नहीं आएगा, ये लाइन तो मिल जाएगी आपको बुक में अपने तरीके से जो भी है, कि भाई रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करके ये प्रूफ हो गया था कि भाई, तो इतना ये आपको, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप O18 याद रखना है, एक तो कि किस समस्थानिक का उपयोग करके यह प्रायोगिक रूप से प्रदर्शित किया गया। तो मुझे बस इतना सा आपको कहना है, इनके लिए अगर याद रखो तो इतना याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में विमुक्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है, इसका प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत किया, ठीक है। यह प्रायोगिक रूप से प्रमाणित किया, मतलब O18 का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो आपको ना ऑक्सीजन का O18 समस्थानिक जरूर याद रखना है ना बेटा। कोई डाउट अभी तक में? और ये O18 समस्थानिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, लिखा नहीं मैंने ना, भूल गया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप।
बस इतनी छोटी सी चीज को थोड़ा सा मिस मत करना। साइंटिस्ट का नाम मिस हो जाएगा चलेगा, क्योंकि अब बेटा मेरी बात सुनो। आप सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 भी चाहिए, जल भी चाहिए, आपके क्या नाम है, क्लोरोफिल भी चाहिए। तो अब जो अपन टॉपिक, क्योंकि अपन तो एनसीईआरटी को हाथ में लेके चलेंगे, अपन टॉपिक तो एनसीईआरटी से ही उठाएंगे ना, कुछ भी का काम तो करना नहीं है। तो एक बात सुनो, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इसके बाद में एक टॉपिक है जिसका नाम, एक मिनट रुकना बेटा, माउस फंस गया। देखो मैं बताता हूँ, एनसीईआरटी में ये पूरी बातें समझाने के बाद में, अच्छा एक ना, प्रकाश संश्लेषण का मूलानुपाती सूत्र तो लिख लो, फिर भूल जाऊंगा। प्रकाश संश्लेषण का मूलानुपाती सूत्र बोलते ना, जो मैंने अभी लिखा है ना, वही चीज लिखनी है। CO2 जल, ये भी सही है, इसको भी गलत नहीं मानोगे, है ना बेटा वाजिद? ये भी काम में लिया जा सकता है। कार्बन जोड़ने पड़ते हैं, बस कितने कार्बन इंक्लूड हो रहे हैं ये लिख लेना। प्रकाश संश्लेषण का मूलानुपाती सूत्र। अब अगर मान लो 6 CO2 कर दो तो एक ग्लूकोज बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? है बेटा? अगर यहाँ 6 CO2 कर दो तो एक ग्लूकोज बन जाएगा ना। तो ये, तो आप इसको ये एक बार ऐसे लिख दो, मूलानुपाती सूत्र ही बोलते हैं ना, इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है उसको हिंदी में, है ना? ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में ना खतरनाक वर्ड लिखा है, इसलिए मैंने पूछा। बताओ क्या लिखा है? ऐसे लिखा है, आनुभविक समीकरण लिखा है, प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रतिक्रिया का आनुभविक समीकरण। तो इसीलिए मैंने बोला कि इससे बढ़िया तो मूलानुपाती शब्द सही रहेगा। चलो अब आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपके टॉपिक जो है ना, इसके बाद स्टार्ट हो रहा है। रुको एक मिनट बताता हूँ। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। हेडिंग में डाल रहा हूं, मैं हेडिंग वैसे ही डालूंगा जैसा अपना है टॉपिक, है ना, ताकि क्या है कि हमको लगे कि हम व्यवस्थित रूप में चल रहे हैं। तो हेडिंग क्या डलेगी? प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको अभी तक ये याद नहीं हुआ हो, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं टॉपिक। कहाँ होता है बेटा? हम सबको पता है, पौधे के हरे भागों में, खास तौर से पर्ण मध्योतक के अंदर, पत्तियों में, और जहां क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सबको पता है, शॉर्ट में लिख देते हैं, पता तो सबको ही है। तो हम सीधी सी बात है, ये तो हेडिंग है अपनी, और हम लिख देंगे पौधे के हरे भागों में, और वो भी मुख्यतः पत्तियों की मीजोफिल्स में, और उनके अंदर भी किसमें मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट नामक यानी हरित लवक नामक स्पेसिफिक बॉडीज में, है ना। याद कीजिए, साक्स ने जब यही तो बोला था
ये हरित लवक नामक विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं उनमें मिलेगा। और आपको पता है पत्ती की पर्णमोद्गत कोशिकाओं में जो हरित लवक पाए जाते हैं, तो आपका एक टॉपिक लिख रहा हूं और वो आपको यहां से पढ़ लेना है जब भी पढ़ो। तो अपना टॉपिक है हरित लवक की संरचना, सेल्फ। ओके बेटा, हो जाएगा? करा चुका हूं मैं। हाँ, सेल चैप्टर से। यहां तक कोई डाउट? अब ना एक काम दे रहा हूं, ये कर लेना आप लोग। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बोल रहा हूं बेटा। अभी मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया नहीं है, अभी तो शुरू करेंगे, लेकिन सुनना मेरी बात को थोड़ा सा ढंग से, है ना। एक डायग्राम दिखा रहा हूं, इस डायग्राम को आपको ऐसा का ऐसा बनाना पड़ेगा। अभी स्क्रीनशॉट ले लो चाहे से, मैं आपको फिर इसके बारे में कुछ बातें और बता दूंगा। एक लाइन है एनसीईआरटी की कि हरित लवक जो होता है ना, वह कार्यकीय श्रम विभाजन प्रस्तुत करता है। मेरी लाइन सुनना, हरित लवक क्या करता है? कार्यकीय श्रम विभाजन प्रस्तुत करता है। ठीक है, टाइमर हटा दे रहा हूं, 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा आपका, है ना। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको दो चीजें याद रखना। मैंने आपको बताया था, एक तो हरित लवक में ग्रेनम नाम की स्ट्रक्चर होती है, याद है क्या? और ग्रेनम किससे बने होते हैं? थाइलेकॉइड से। और मैं पहले बता चुका हूं, ये जो ग्रेनम है इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है या जल का ऑक्सीकरण होता है, जिसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो रहा है? डायग्राम समझ में आ रहा है? यानी सूर्य का प्रकाश ग्रेनम पर या थाइलेकॉइड पर पड़ेगा, लाइट एनर्जी मिलेगी, साथ में जल भी आए, तो जल का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी, जल टूटेगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी। लेकिन जो हाइड्रोजन होगी बेटा, ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई वापस, इस डायग्राम को समझना। लेकिन साथ में क्या होगा? जल के टूटने से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। मेरी बात को सुनना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। पूरी बात समझाऊंगा अच्छे से, थोड़ा थोड़ा बताया भी था आपको, याद हो तो। पहले प्रोटॉन जो होते हैं उनसे तो बनता है NADPH2, जिसको कहते हैं रिड्यूस्ड कोएंजाइम। समझ रहे हो मेरी बात? निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। लेकिन ये क्या है? अपचयित है, हाइड्रोजन मिल गई ना प्रोटॉन के द्वारा। साथ में जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उससे एटीपी बनेगा। क्लियर हुआ क्या? तो अगर आपसे कोई पूछे लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है, एटीपी बनता है और NADPH2 बनता है, और जल का ऑक्सीकरण हो जाता है। कहां होती है? हरित लवक के, जल्दी बताइए जल्दी। ग्रेनम में। याद हो गया? अच्छा, अब क्या होगा? स्ट्रोमा वाले पार्ट में CO2 अंदर आएगी, स्ट्रोमा वाले पार्ट में CO2 अंदर आएगी और डार्क रिएक्शन होगी, जिसको कहते हैं CO2 का अपचयन। अब बेटा CO2 के अपचयन के लिए हाइड्रोजन चाहिए नहीं चाहिए? तो वो जो लाइट रिएक्शन में जो NADPH2 बने थे, वो इसके अंदर एंटर कर जाएंगे, CO2 का अपचयन हो जाएगा। भाई ऐसे ही थोड़ी NADPH2 CO2 को हाइड्रोजन दे देंगे, ऊर्जा तो चाहिए ना। ये ऊर्जा एटीपी देंगे, मतलब जो एटीपी और NADPH2 जो लाइट रिएक्शन में बने थे वो डार्क रिएक्शन में काम आ जाएंगे CO2 के अपचयन में, और क्या बन जाएगा? ग्लूकोज, यानी भोजन, जो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब डार्क रिएक्शन होगी तो वापिस एटीपी टूटेगा एडीपी और आईपी में, वापिस एटीपी यहाँ लाइट रिएक्शन में काम में आ जाएगा। और NADPH2 टूटेगा तो हाइड्रोजन मिलेगी CO2 को, और NADP वापस रिलीज हो जाएगा, फिर लाइट रिएक्शन में। बताओ कोई दिक्कत समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगली क्लास में हम लोग दो बातें करने वाले हैं। एक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के चरण, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अगर जिसको ये डायग्राम याद हो गया ना, उसको ये पता चल जाएगा लाइट में क्या हो रहा है और डार्क में क्या हो रहा है। समझ में आ गया क्या? पहले तो बताइए। ठीक है, इसको जरूर बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है उस पर अपन कल चर्चा करेंगे। ठीक है, बाय बेटा।